नमस्कार साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। पहले हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता देना चाहते हैं, सबसे पहले इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे। सेकंड नंबर पे अति लघु उत्तरी, थर्ड नंबर पे लघु उत्तरीय प्रश्न और फोर्थ नंबर पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की इस वीडियो में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपके स्क्रीन पे प्रश्न ये रहा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन, घ नंबर है प्रवाह संसाधन और घ नंबर है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्योंकि लौह अयस्क एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि लोहा एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसे पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए इस प्रश्न का घ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, मानवकृत संसाधन, अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा जो होती है इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, चाहे उसे जितना भी दोहन कर लिया जाए। तो इस प्रश्न का नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहा, गहन खेती, वन उन्मूलन, ग नंबर है अधिक सिंचाई, घ नंबर है अति पशुचारण। क्योंकि पंजाब में वनोन्मूलन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का ख आंसर सही हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन है का पंजाब, ख है हरियाणा, ग है उत्तर प्रदेश के मैदान, घ है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का घ आंसर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, इसलिए घ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन है झारखंड और गा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का घ आंसर सही हो जाएगा। झारखंड में काली मृदा पाई जाती है, इसलिए घ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न सेकंड में आप देखेंगे, आपको कम से कम 30 शब्दों में आंसर देना होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका आंसर है काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग जो है काला होता है, इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनते हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में आपको काली मृदा देखने को मिल सकती है। देखिए, आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए आंसर यही है कि काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये ज्वालामुखी की जब ज्वालामुखी निकलता है, उसका जो लावा होता है, लावा ठंडा हो जाने के बाद जो है जो सैल बनती है, ये मृदाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी। गुजरात वाले इलाके पे मालवा का पठार हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार आदि जगहों पर काली मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपसे निवेदन करता हूँ, यदि वे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा,
सॉरी, इसका जो इसके कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? पूर्वी तट से आपको समझ में आ रहा है कुछ? आप जो है ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया जो है, अरुणाचल प्रदेश सब पूर्वी तट पे ही आता है, तो इस पे आपकी प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। तो उत्तर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है, जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा जो होती है यहाँ पे उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। सेकंड है विशेषता है, जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटास आपको देखने को मिल जाएगा प्रचुर मात्रा में, फास्फोरस हो गया, चूना युक्त जो है इसमें पाई जाती हैं। थर्ड विशेषता इसकी है, इस मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों से यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पहाड़ों पर खेती की जाती है वहाँ पे जो मृदा को कैसे कटाव से रोका जा सकता है, उसके कुछ सुझाव बताइए। देखिए आंसर है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन का मतलब ही होता है कि जब मिट्टी कट के जो है कहीं बाहर जाके जमा हो रही है, जब वहाँ से मिट्टी कट रही है तो उसे ही अपरदन कहेंगे। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। पहला कदम ये है, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। देखिए पहला है, पर्वतीय ढलानों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर यदि सीढ़ीदार खेत बना दिया जाए तो जो और नालिका अपरदन होता है ना, जो उसकी मिट्टी को कटाव को जो है आसानी से रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, इसीलिए पर्वतीय ढलानों पर जो है सीढ़ीदार कृषि की जाती है, वहाँ पे मृदा अपरदन कम होता है। नेक्स्ट विशेषता इसका रोकथाम के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। नेक्स्ट है सुझाव हैं, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। देखिए पर्वतीय ढालों पर यदि बांध बना दिया जाए और जब बारिश ख़त्म हो जाए वही बांध का पानी आप खेतों को सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका मृदा अपरदन भी नहीं होगा और आपकी खेतों को जो है नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसमें आपको सिंचाई की भी मात्रा काफ़ी मिल जाएगी। आई होप आपको ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। आंसर इसका है, जैव संसाधन कहते किसे हैं? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है और जैव संसाधन कहलाते हैं।
देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमारे जैवमंडल में प्राप्त होती है और हमारा सारा जीवन उसी में व्याप्त होता है, उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैव मंडल कहा जाता है अर्थात जैव संसाधन कहे जाते हैं, क्योंकि जीव मंडल उसे ही कहते हैं जहाँ पर जीवों का अस्तित्व रह सके, उसे ही जीव मंडल कह सकते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन इत्यादि ये जीव मंडल में ही संभव हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं, इनमें कोई जीव नहीं पाया जाता, इन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखना है। भारत, देखिए आप पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण था। देखिए, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको प्रश्न यही याद हो गया तो आंसर ऑटोमेटिक आप लिख पाएंगे। देखिए, पूछ रहा है प्रश्न में, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 और 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण था। देखिए, इसका आंसर है, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप निम्नलिखित है। वनों के रूप में। दूसरा है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि योग्य भूमि तथा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि शामिल है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, इसमें स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन भूमि। परती भूमि, इसमें वर्तमान परती भूमि तथा इसके अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती भूमि शामिल है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसमें वह भूमि शामिल है जिसमें एक या दूसरे रूप में कृषि कार्य किया जाता है। स्वतंत्रता से पहले तथा बाद के आरंभिक दिनों में हमारे देश में वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। विभिन्न उद्योगों के विकास, कृषि कार्य तथा आवास के लिए भूमि निर्माण के उद्देश्य से ऐसा किया गया। इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। फलतः सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा तथा संरक्षण संबंधी अनेक नीतियां बनाई गई, इससे वनों का घटता ग्राफ थम गया। दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर वनों की कटाई खामोवेश होती रही। यही कारण है कि वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखने को मिली। कहने का मतलब यही हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे निवास के लिए लोगों को लकड़ी, इमारती कारखाने लगने लगे। हर जगह लकड़ी की बहुत ही तेज़ी डिमांड होने लगी, जिसके कारण वनोन्मूलन होने लगा, वनों का ह्रास होने लगा और वृक्षों को कोई लगा नहीं रहा था। अंधाधुंध कटाई चलती रही। इसी के कारण जो है वनों में वृद्धि नहीं हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। देखिए, प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। जब टेक्नोलॉजी आने लगी तो यहाँ पे संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे होने लगा, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो आंसर आपको लिखना है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग निम्न प्रकार हुआ। पहला है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। दूसरा है, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। प्रौद्योगिकी विकास हमें अनुकूल व यथोयोग्य औजार एवं मशीनें प्रदान करती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप संसाधनों का अधिक प्रयोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास से आर्थिक विकास भी होता है। जब किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं। उसके फलस्वरूप फिर संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।